नमस्कार दोस्तों, जेवीआर क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है बलबीर और हम एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने 1 मार्च 2019 को आयोजित परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा करी थी। आज के वीडियो में हम 2 मार्च 2019 को आयोजित परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, अब तक हम लगभग 925 क्वेश्चन पर चर्चा कर चुके हैं और आज हम क्वेश्चन 926 से शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने जेवीआर क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, साथ ही आपसे अनुरोध है कि अगर आप किसी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन क्वेश्चनों को पूरा देखिए, आराम से देखिए, क्योंकि मैं इन क्वेश्चनों को जब भी प्रिपेयर कर रहा था, बना रहा था, तो मैं देख रहा था कि किसी ना किसी एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस रिपीट हैं, यानी किसी ना किसी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप इन क्वेश्चनों को आराम से पूरा देखेंगे तो आप कोई भी एग्ज़ाम्स जब देंगे तो उनमें इस प्रकार से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उनको आराम से करेक्ट करके आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 926 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 926, वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक निधियों की कमी के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक से उधार है। यानी कि क्वेश्चन है, वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक निधियों की कमी के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेता है, यानी किस रेट पर वह उधार लेता है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है विनिमय दर, बाजार दर, रेपो दर, रिजर्व रेपो दर। तो इसमें जो है रेपो दर, इसको क्या कहते हैं, रेपो दर कहते हैं, यानी रेपो रेट इसको कहते हैं। दोस्तों, आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, बैंक में 2 चीज़ चलती है, एक चलती है रेपो रेट और दूसरी चलती है रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट, तो रेपो रेट क्या होती है? रेपो रेट वह होती है जब कोई भी बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेता है। यानी कि मान लीजिए एसबीआई बैंक को 10,000 करोड़ की ज़रूरत पड़ गई, तो वो क्या करेगा, आरबीआई से कुछ समय के लिए, 1 महीना 2 महीने के लिए उधार लेगा। अब उसके बदले में कुछ इंटरेस्ट जो है वो आरबीआई को देगा। मान लीजिए उसका कुछ इंटरेस्ट इन्होंने जमा कराया, वो किस रेट से जमा कराया उस रेट को रेपो रेट कहते हैं। और एक होती है रिवर्स रेपो रेट, एक होती है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट वह रेट है जब एक बैंक जो है वो आरबीआई में कुछ निश्चित राशि जमा कराता है। कोई भी बैंक जो है एक निश्चित राशि जमा कराता है, उस राशि के बदले में आरबीआई इन बैंकों को ब्याज देती है। जैसे एसबीआई ने मान लीजिए 1 लाख करोड़ रुपए जमा करा दिया आरबीआई में। अब आरबीआई क्या करेगा, उस 1 लाख करोड़ के बदले में एसबीआई को कुछ इंटरेस्ट देगा, उस इंटरेस्ट को रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों? इसको क्लियर करने के लिए आप नीचे आराम से पढ़ सकते हैं। और दोस्तों, इन क्वेश्चनों का अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए तो आप जेवीआर क्लासेज व्हाट्सएप चैनल और जेवीआर क्लासेज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और विस्तार से इनका आंसर को पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 927, असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच हुई सराय घाट की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? यानी सराय घाट की लड़ाई की बात कर रहा है, सराय घाट की लड़ाई किस सन में लड़ी गई थी? अब किन किन के बीच लड़ी गई थी? वो तो मुगल और अहोम साम्राज्य के बीच में लड़ी गई थी। तो बात करते हैं 1671 में, 1652 में, 1635 में, 1642 में। तो हो सराय घाट की लड़ाई जो है 1671 ईस्वी में लड़ी गई थी। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर रहेगा 1671। इसके बारे में जानते हैं कि सराय घाट की लड़ाई जो है 1671 ईस्वी में जो है मुगल साम्राज्य और अहोम साम्राज्य के बीच में ब्रह्मपुत्र नदी लड़ा गया था। हालांकि कमज़ोर अहोम सेना ने बेहतर रणनीति और मनोवैज्ञानिक युद्ध से मुगल सेना को हरा दिया था। अब बात करें मुगल सेना की ओर से इसमें जो है राजा जो राम सिंह प्रथम थे, जयपुर के राजा थे, ये इनके सेनापति के रूप में इन्होंने नेतृत्व सेना का करा था। और अहोम साम्राज्य की ओर से जो लचित बोरफुकन
ने ये नेतृत्व करा था। किसने करा था? लचित बोरफुकन। ये अहोम साम्राज्य का सेनापति थे और राम सिंह जो है मुगल सेना का सेनापति था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 928। किस कारण से खसरा की बीमारी होती है, यानी खसरा की बीमारी का कारण क्या होता है? तो ऑप्शन ए है वायरस, कवक, बैक्टीरिया, अमीबा। तो इस वायरस की जो खसरा जो है वायरस जनित बीमारी है और वायरस के कारण से यानी क्या होती है? ये विषाणु, जिसको हम लोग विषाणु बोलते हैं, यानी विषाणु जनित बीमारी है। तो विषाणु के कारण से खसरा की बीमारी होती है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर रहेगा वायरस। अब बात करते हैं वायरस की। इससे कौन कौन सी बीमारी होती है? तो इनसे एक होता है चिकन पॉक्स होता है, स्मॉल पॉक्स होता है, खसरा, पोलियो, रेबीज, हेपेटाइटिस, डेंगू और एड्स आदि बीमारियां जो है वायरस के कारण से या विषाणु के कारण से फैलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 929। 92 साल तक अलग रहने के बाद रेल बजट को किस साल केंद्रीय बजट में शामिल किया गया है? यानी पहले रेलवे बजट जो था वो सेपरेट, रेल बजट जो था वो सेपरेट प्रस्तुत अलग से जो है प्रस्तुत किया जाता था। अब किस साल से जो है केंद्रीय बजट में इसको शामिल कर लिया गया है? ऑप्शन ए है 2014-15, 2018-19, 2015-16, 2017-18। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर रहेगा 2017-18 में जो है इसको आम बजट में शामिल कर लिया गया है। किसमें? आम बजट में इसको जो क्या कर दिया गया? शामिल कर लिया गया है और तब से इसी के साथ में इसको प्रस्तुत किया जाता है। अब बात करें इसके बारे में। पहली बार जो है रेल बजट जो है जॉन मथाई, जिन्होंने ये रेल बजट प्रस्तुत किया था और भारत के प्रथम रेल मंत्री थे। उसके बाद में सर्वाधिक बार रेल बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके नाम से है? जगजीवन राम के नाम से है। इन्होंने जो है कुल 7 बार जो है 1956 से 1962 तक रेल बजट प्रस्तुत किया था। तो इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो पहला रेल बजट किसने प्रस्तुत किया था? जॉन मथाई ने। दूसरा है कि सर्वाधिक बार किसने प्रस्तुत किया है? तो जगजीवन राम ने। और तीसरा है कि इसको केंद्रीय बजट में कब शामिल कर लिया गया है? तो 2017-18 में इसको शामिल कर लिया गया है। तो मुझे उम्मीद है आपको तीनों चीज़ें याद हो गई होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 930। असम पारंपरिक घरों को स्टिल्ट पर क्यों जाता है? यानी असम पारंपरिक घरों को स्टिल्ट पर क्यों जाता है? तो ऑप्शन ए है बाढ़ और वन्य जीवों का खतरा के कारण से, भारी सूखे का खतरा के कारण से, अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों का खतरा और संदूषण का खतरा। तो किस कारण से जो है स्टिल्ट पर, जो स्टिल्ट टाइप के घर बनाता है, स्टिल्टों पर घर क्यों बनाता है असम में? तो इसका कारण से असम में क्या होते हैं? बाढ़ और वन्य जीवों का खतरा रहता है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर रहेगा बाढ़ और वन्य जीवों के खतरे के कारण से। यानी कि स्टिल्ट क्या होता है? स्टिल्ट होता है कि कोई घर जो है उसको खंभों के ऊपर से ऐसे खंभे बना करके इनके ऊपर में जो है एक झोपड़ी तैयार की जाती है। इसे ही जो है स्टिल्टों पर घर कहा जाता है। यानी खंभों के ऊपर जो घर बनाई जाती है इसको स्टिल्टों पर कहा जाता है, जाकि नीचे पानी भरा रहे तो घर में कोई नुकसान ना हो, और जंगली जानवर आए तो भी, वन्य जीव आए तो भी उससे कोई नुकसान ना हो। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। असम में पारंपरिक घरों को स्टिल्ट यानी खंभों पर बनाया जाता है ताकि बाढ़ से बचा जा सके। असम में बारिश काफ़ी होती है जिससे बाढ़ आने का खतरा बना रहता है। स्टिल्ट हाउस को असमिया में चांग घर कहते हैं। क्या कहते हैं? असमिया में चांग घर भी कहते हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि स्टिल्ट पर क्यों जाता है, यानी स्टिल्ट पर घर क्यों बनाता है। तो पता होगा कि खंभे जो होते हैं उनको स्टिल्ट कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 931। राजबाड़ी के अखंड खंडर किस भारतीय राज्य में स्थित है? यानी राजबाड़ी के अखंड जो खंडर जो है किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए है हमारे पास में मिजोरम में, मेघालय में, असम में, नागालैंड में। तो राजबाड़ी के अखंड खंडर जो है वो नागालैंड राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर रहेगा नागालैंड। यानी कचहरी राजबाड़ी जो 18वीं शताब्दी में अहोम राजा के साथ संघर्ष तथा परित्याग के शताब्दियों के बाद खंडर में रह गई है। यह नागालैंड में स्थित एक विरासत के रूप में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 932। जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तब इसमें कितनी अनुसूचियाँ थी? तो ऑप्शन ए है 12, 10, 6 और 8। तो भारतीय राज्य को जब अपनाया गया था उस समय भारतीय राज्य में 8 अनुसूचियाँ थी। उसके बाद में 9, 10, 11, 12 4 अनुसूचियाँ बाद में विभिन्न संशोधनों के माध्यम से जोड़ी गई है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। बात करते हैं इनकी।
तो जब 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था, उस समय मूल रूप से भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। किंतु विभिन्न संशोधनों के परिणाम स्वरूप वर्तमान में लगभग 465 अनुच्छेद जो कि 25 भागों में विभाजित है और 12 अनुसूचियाँ मौजूद है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 933। किस तरह की जलवायु चाय के बागान के लिए सबसे उपयुक्त है? यानी किस प्रकार की जलवायु जो है चाय के बागान के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो ऑप्शन ए है गर्म और नम, शुष्क और धूल भरा, बहुत ठंडा और मौसम, शुष्क और वातिक। तो इसमें जो गर्म और नम जो हवाएं हैं वो जो है चाय के बागान के लिए उपयुक्त है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर रहेगा, गर्म और नम। अब बात करें चाय के पौधे का, तो चाय के पौधे का उत्पादन भारत में पहली बार सन 1833 ईस्वी के द्वारा परीक्षण के रूप में किया गया था। यानी अंग्रेज जो है भारत में चाय का पौधा लेके आए थे और उन्होंने परीक्षण करा था कि भारत में चाय होगी कि नहीं होगी। वो कब करा था? 1833 ईस्वी में। चाय की खेती के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु क्या होती है? गर्म और आर्द्र जलवायु सबसे उत्तम होती है। 10 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान में इसकी अच्छी पैदावार होती है तथा बागानों में चाय के पौधे को लगाने के लिए अक्टूबर नवंबर का महीना सबसे उत्तम होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 934। एक गेंडे के सींग और मानव बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम क्या है? यानी गेंडे का जो सींग होता है उसमें और मानव के बाल में एक ही प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, उस प्रोटीन का क्या नाम है? तो ऑप्शन ए है एमिनो एसिड, मेलेनिन, ग्लाइकोलाइटिक, कैरोटीन। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर रहेगा। कैरोटीन जो है वो प्रोटीन जो है मानव के बाल में और गेंडे के सींग में दोनों के रूप में पाया जाता है। जैसे बात करें अन्य की, तो ये जो है बालों में, नाखूनों में, खुरों में, सींग तथा त्वचा में उपस्थित होता है तथा मायोसिन मांसपेशियों में उपस्थित होता है। कैरोटीन की हम लोग बात कर रहे हैं। ये क्या होता है? भोजन का मुख्य अवयव होता है जो कि अमीनो अम्ल कई तरह के प्रोटीन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 935। किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार जीता है? यानी प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार कौन सा खिलाड़ी जिन्होंने टेस्ट मैच में सर्वाधिक बार जीता है? तो ऑप्शन है हमारे पास मुथिया मुरलीधरन, शेन वॉर्न, जैक कालिस, सचिन तेंदुलकर। तो कौन खिलाड़ी है जिन्होंने सर्वाधिक बार जीता है? तो जैक कालिस ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने सर्वाधिक बार टेस्ट क्रिकेट में प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला है। जैक कालिस की बात करें तो साउथ अफ्रीका के यानी किसके हैं? दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। इन्होंने ये पुरस्कार 23 बार यानी 166 मैचों में 23 बार ये अपने नाम कराए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 936। मार्शल आर्ट थोंग टा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? यानी थोंग टा जो है किस भारतीय राज्य से संबंधित मार्शल आर्ट है? तो ऑप्शन ए है सिक्किम से, मणिपुर से, असम से और उड़ीसा से। तो किससे संबंधित है ये? मणिपुर से रिलेटेड है। तो बी हमारा आंसर रहेगा। मणिपुर से संबंधित जो है थोंग टा मार्शल आर्ट संबंधित है। तो इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप नीचे से जो है पढ़ सकते हैं। अब बात करें इसमें, थांग का मतलब तलवार होता है, जिसमें थांग जो है इसका मतलब क्या होता है? तलवार होता है। टाका मतलब जो है भाला होता है, यानी तलवार और भाला जो है इसी का नाम जो है थांगटा पड़ा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 937। मार्शल आर्ट डम्बे किस महाद्वीप से संबंधित है? डम्बे जो है किस महाद्वीप से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है अफ्रीका से, यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से। जो मार्शल आर्ट जो है डम्बे जो है वो आपका अफ्रीका से रिलेटेड है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर रहेगा। डम्बे जो है अफ्रीका से रिलेटेड है। मार्शल आर्ट या युद्ध कलाएं विधिबद्ध अभ्यास की प्रणाली और बचाव के लिए प्रशिक्षण की परंपराएं हैं और मार्शल आर्ट डम्बे जो है वो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 938। इथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? जो इथेनॉल जो है इसका उत्पादन किस प्रक्रिया से किया जाता है? तो ऑप्शन ए है हमारे पास लवणीकरण के माध्यम से, अनुमापन से, किण्वन से, संयोजन से। जो इथेनॉल का इस्तेमाल जो उत्पादन जो है वो किण्वन के माध्यम से किया जाता है। ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा किण्वन। बात करें, किण्वन एक जैविक रासायनिक क्रिया है, एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म सजीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित होते हैं।
इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जैसे दही, सिरका, इथेनॉल, एल्कोहल, पावरोटी आदि के उत्पादन में इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 939, भारत के किस राज्य में भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है? यानी भगोरिया हाट उत्सव जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए हमारे पास बिहार में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में। भगोरिया हाट उत्सव जो है किस में मनाया जाता है? तो भगोरिया हाट उत्सव जो है भारत के जो मध्य प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर रहेगा मध्य प्रदेश में। किस में मनाया जाता है? मध्य प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। ये फागुन माह के अवसर पर रबी की फसल पकने पर मनाया जाता है। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के भीलों का यह प्रिय उत्सव है। खजुराहो महोत्सव, तानसेन महोत्सव, मालवा उत्सव, निमाड़ उत्सव आदि मध्य प्रदेश के प्रमुख उत्सव हैं। इनके अलावा कौन कौन से? खजुराहो, तानसेन, मालवा और निमाड़ आदि उत्सव भी मध्य प्रदेश से संबंधित उत्सव है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 940, ट्रेन टू पाकिस्तान निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन ए है हमारे पास में मोहसिन हामिद, खुशवंत सिंह, रस्किन बॉन्ड, शहादत हसन मंटो। तो खुशवंत सिंह ने पुस्तक लिखी, तो बी हमारा आंसर रहेगा खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक जो है वर्ष 1956 में अमेरिका के ग्रोव फ्रेश अवार्ड पुरस्कृत उपन्यास है। यह अगस्त 1947 की भारतीय विभाजन की त्रासदी पर केंद्रित है। इसका समस्त वृत्तांत एक प्रेम कहानी की पृष्ठभूमि में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 941, कन्या भ्रूण हत्या की प्रथा को रोकने के लिए भारत सरकार ने गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक यानी PNDT अधिनियम कब पारित किया था? यानी कि कन्या भ्रूण हत्या के रोकने के लिए भारत सरकार ने गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम कब पारित किया था? 1994 में, 1991 में, 1996 में, 1992 में। तो कब करा था इन्होंने? जो है 1994 में जो ये अधिनियम पारित करा था। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर रहेगा 1994। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 942, पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानें पूर्वी ढलानों की तुलना में घने जंगलों से ढकी है, क्यों? यानी पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी घाट की बात करें तो नीचे से भारत का मैप इस प्रकार से है। तो यहाँ पे जो पहाड़ियाँ बनी हुई है, इन पहाड़ियों की बात हो रही है कि ये जो पश्चिमी घाट की ढलानें जो है, इसकी ढलानें, पश्चिमी ढलानें जो है ये इस तरफ की ढलानें, एक तो होती है इस तरफ की ढलानें, ये पूर्वी तरफ की हो गई, एक है इस तरफ की ढलानें। जो पश्चिमी की ओर की ढलानें जो है वो पूर्व की ढलानों की तुलना में घने जंगलों से ढकी हुई है। क्यों है? इसका रीज़न है अधिक वर्षा होती है, कम वर्षा होती है, कम प्रकाश पड़ता है, अधिक प्रकाश पड़ता है। तो इसका कारण है अधिक वर्षा। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर रहेगा अधिक वर्षा। इसका क्या है कि मानसून इस तरफ से आता है। जब मानसून इस तरफ से आएगा तो सर्वाधिक बारिश जो है वो इस क्षेत्र में होगी, और इसका विपरीत भाग जो है वो वृष्टि छाया हो जाता है। वो किस लिए हो जाता है कि सर्वाधिक वर्षा जो है यहाँ होने के कारण से उन हवाओं में जो नमी की कमी हो जाती है और उस तरफ जा जाते बारिश कम करती है। इसके बारे में नीचे पढ़ते पूरा विस्तार से। यानी पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी भाग पर गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से लेकर गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु तक, केरल से होते हुए कन्याकुमारी तक है। भारतीय मानसून की अरब सागर की शाखा प्रायद्वीप के पश्चिमी भाग पर स्थित पश्चिमी घाट से टकराकर ऊपर उठती है तथा पर्वतीय वर्षा करती है। जब ये पवनी पश्चिमी घाट को पार करके दूसरी तरफ उतरती है तो ये गर्म हो जाती है, जिससे इनकी आर्द्रता में क्या हो जाए, खत्म हो जाती है तथा पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग पर वर्षा नहीं कर पाती है, जिस कारण से वहाँ वनस्पति की कमी होती है, यानी जंगल जो है घने नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 943, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाया गया है? यानी एकल नागरिकता जो है कौन से देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड। तो ये जो है यूनाइटेड किंगडम से ली गई। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 944, पारंपरिक तापदीप्त बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है? यानी जो अपना जो बल्ब है उसमें फिलामेंट जो है किस धातु का बना होता है? तो ऑप्शन ए है लोहा का, तांबा का, टंगस्टन का और प्लेटिनम का। तो किसका बना होता है? टंगस्टन का। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा
जो बल्ब का जो फिलामेंट जो है टंगस्टन का बना होता है। बात करें टंगस्टन की, टंगस्टन का गलनांक जो उच्च होता है, विद्युत बल्ब में फिलामेंट के लिए उच्च गलनांक वाली धातु की आवश्यकता होती है। यदि कम गलनांक वाली धातु का प्रयोग किया जाएगा तो गल जाएगी। फिलामेंट का गलनांक लगभग 3140 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि फिलामेंट चमकने के लिए 2700 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 945, लोकप्रिय नृत्य विदेशिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है? जो विदेशिया जो है किस भारतीय राज्य से संबंधित लोक नृत्य है? तो ऑप्शन है उड़ीसा से, बिहार से, पश्चिम बंगाल से, झारखंड से। जो विदेशिया जो है वो बिहार से संबंधित लोक नृत्य है। ऑप्शन बी हमारा आंसर रहेगा बिहार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 946, भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? यानी भगवान महावीर की शिक्षाओं का संकलन है, इनको क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है श्रुति सूत्र, पीवी सूत्र, अगम सूत्र और अवेस्ता सूत्र। तो इनको क्या कहा जाता है? अगम सूत्र कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा अगम सूत्र, जिसको हम लोग आगम भी कहते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा अगम सूत्र। अब बात करें महावीर स्वामी की, तो महावीर स्वामी या इनका बचपन का नाम मर्दवान था, ये जैन धर्म के प्रवर्तक तथा 24वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म वैशाली के कुंडल ग्राम में इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के घर में हुआ था। जैन साहित्य का प्राचीनतम भाग अगम सूत्र या आगम के नाम से जाना जाता है, जिसमें महावीर स्वामी के उपदेशों, शिक्षा तथा जैन संस्कृति से संबंधित संबंध रखने वाले अनेक कथा कहानियों का संकलन तथा जीवन उपयोगी सूत्र है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 947, निम्नलिखित में से कौन से देश में दुनिया का सबसे बड़ा निम्नलिखित में से कौन से देश में दुनिया का सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र है? यानी सर्वाधिक कृषि का बड़ा क्षेत्र जो है वो किस देश में है? तो ऑप्शन ए है रूस में, चीन में, भारत में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो कृषि भूमि क्षेत्र जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर रहेगा संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 948, भारत और पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और निशान पाकिस्तान, यानी भारत का सर्वोच्च सम्मान जो भारत रत्न है और पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान जो है निशान पाक है, यानी निशान पाकिस्तान है। तो वह पाने वाले एकमात्र भारतीय नेता कौन है? जो एकमात्र भारतीय नेता को ये पुरस्कार मिला था, दोनों पुरस्कार, भारत रत्न और पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान, जो कौन है? तो ऑप्शन ए है मोरारजी देसाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो यह पुरस्कार जो है मोरारजी देसाई को दिया गया था। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर रहेगा मोरारजी देसाई। बात करें इनके बारे में कब दिया गया था, तो मोरारजी देसाई भारत के स्वाधीनता सेनानी और देश के चौथे प्रधानमंत्री, यानी 1977 से 1979 तक थे। इन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न 1991 एवं पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान निशान पाकिस्तान 1990 से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 949, सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह थी। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? तो ऑप्शन ए है दक्षिणी एशिया, दूसरा रूस, तीसरा मेसोपोटामिया, चौथा मिस्र। तो इसमें जो है सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन सभ्यताओं का गृह थी। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता, तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो रूस इसमें से नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर रहेगा रूस। दक्षिणी एशिया में थी, मेसोपोटामिया की है, मिस्र की है, तो इसमें रूस नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर रहेगा रूस। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक है, जो मुख्य रूप से दक्षिणी एशिया के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में विस्तृत है। सिंधु घाटी मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन की 4 प्राचीन शहरी सभ्यताओं का घर थी। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन करवाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 950, सामुदायिक बाजार को निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा विनियमित किया जाता है? यानी सामुदायिक बाजार को निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा विनियमित किया जाता है? तो ऑप्शन है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और भारतीय रिजर्व बैंक। तो किसके द्वारा किया जाता है? सेबी द्वारा, यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जो है SEBI सेबी द्वारा जो है इसे विनियमित किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा आंसर रहेगा सेबी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बात कर लेते थोड़ा सेबी के बारे में।
भारत में प्रतिभूति बाजार को विनियमित करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के तहत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी की स्थापना की गई थी। सेबी का उद्देश्य निवेशकों के हितों की रक्षा करना तथा भारत में प्रतिभूति बाजारों के विकास को बढ़ावा देना तथा इन्हें विनियमित करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 951। यदि मौद्रिक नीति ब्याज दरों के प्रबंधन और धन की आपूर्ति से संबंधित है तो राजकोषीय नीति किससे संबंधित है? यानी यदि मौद्रिक नीति ब्याज दरों के प्रबंधन और धन की आपूर्ति से संबंधित है तो राजकोषीय नीति किससे संबंधित है? दो चीज की बात हो रही है इसमें, एक तो मौद्रिक नीति की और दूसरी है राजकोषीय नीति की। तो पूछ रहा है कि मौद्रिक नीति जो है वो ब्याज दरों के प्रबंधन और धन की आपूर्ति से है, तो राजकोषीय नीति किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए है बैंकिंग से, कराधान और सरकारी खर्च से, विदेशी व्यापार से, आयात और निर्यात से। जो दो है राजकोषीय नीति जो है कराधान और सरकारी खर्च से संबंधित होती है, तो बी हमारा आंसर रहेगा, कराधान और सरकारी खर्च। अब इसके बारे में जान लेते हैं। राजकोषीय नीति सरकार की क्या होती है? आर्थिक नीति का एक प्रमुख साधन है। इसके द्वारा आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, मूल्य स्थिरता, रोजगार सृजन एवं संसाधनों की गतिशीलता जैसे लक्ष्य की पूर्ति की जाती है। राजकोषीय नीति कर एवं कराधान, सार्वजनिक व्यय एवं ऋण जैसे उपकरणों की सहायता से अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करती है। इस नीति का निर्माण तथा क्रियान्वयन वित्त मंत्रालय द्वारा बजट के माध्यम से किया जाता है। राजकोषीय नीति को वित्त मंत्री द्वारा वर्ष में एक बार बजट के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। इस नीति को आय एवं व्यय नीति, बजटीय नीति तथा कराधान नीति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 952। किस अमेरिकी पत्रकार ने दरसाना में नमक सत्याग्रह विरोध प्रदर्शन को कवर किया था? यानी दरसाना में नमक सत्याग्रह विरोध के प्रदर्शन को कवर किया था, कौन अमेरिकी पत्रकार था? तो ऑप्शन ए है एडवर्ड मू, कार्ल बर्नस्टीन, वाटर लैंडेड क्रोनकाइट और बेब मिलर। तो बेब मिलर ने ये जो है कवर करा था। बेब मिलर जो पत्रकार थे अमेरिका के, इन्होंने जो है दरसाना में नमक सत्याग्रह विरोध प्रदर्शन को कवर करा था। अब बात करें नमक सत्याग्रह की, तो गांधी जी के उन 78 अनुयायियों में से एक थे, कौन थे? बेब मिलर, जिन्होंने उनके साथ साबरमती आश्रम से दांडी के लिए प्रस्थान करा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 953। समाज के गरीब वर्ग में बाजार मूल्य से कम मूल्य पर खाद्यान्न वितरित करने के लिए बफर स्टॉक बनाया जाता है। उस दाम को खालिस्तान भी कहा जाता है। उस दाम को दूसरे किस नाम से जानते हैं? यानी समाज में क्या है, गरीब वर्ग में बाजार मूल्य से कम मूल्य पर खाद्यान्न वितरित करने के लिए बफर स्टॉक बनाया जाता है, उस दाम को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है कम किया गया मूल्य, उचित मूल्य, जारी मूल्य और क्रय मूल्य। तो ऑप्शन 53 में क्या रहेगा हमारा? जारी मूल्य। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा जारी मूल्य। यानी क्या होता है, आपातकालीन स्थिति में क्या होता है, वस्तु की कमी को पूरा करने के लिए वस्तुओं का स्टॉक करना ही बफर स्टॉक कहलाता है। बफर स्टॉक बाजार मूल्य से कम मूल्य पर खाद्यान्न वितरित करने के लिए बनाया जाता है, उस दाम को जारी मूल्य कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 954। पारंपरिक त्यौहार पावलकुट भारत के किस राज्य से संबंधित है? यानी पावलकुट जो है वो भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है सिक्किम से, मिजोरम से, मेघालय से, गोवा से। तो पावलकुट जो है वो मिजोरम से संबंधित। ऑप्शन बी हमारा आंसर रहेगा मिजोरम से। ये क्या होता है? फसल का त्यौहार है पावलकुट। पावलकुट का अर्थ होता है पुआल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 955। निम्नलिखित में से कौन धानी प्राणी यानी मार्सुपियल का उदाहरण है? धानी प्राणी का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन ए है कंगारू, कछुआ, जेब्रा और सियार। तो इसमें कंगारू ऑप्शन हमारा आंसर रहेगा कंगारू। धानी प्राणी का मतलब होता है ऐसे जीव जो आपातकालीन स्थिति में अपने बच्चे का पालन पोषण जो है अपने एक थैली बनी होती है, उस थैली में अपने बच्चे का पालन पोषण करता है। तो उसमें कंगारू ऐसा करता है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। धानी प्राणी या मार्सुपियल स्तनधारी जानवरों का एक वर्ग है जो अपने शिशुओं को अपने पेट के पास बनी हुई एक धानी यानी थैली में रखकर चलते हैं। धानी प्राणी में कंगारू, कोआला, पाशम, बोम्बेट और तस्मानियाई डेविल शामिल है। इस प्रकार के जंतु अल्प विकसित बच्चों को जन्म देते हैं जिनका विकास
मार्सुपियल थैली में होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 956, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत, पाकिस्तान और चीन तक फैली हुई है? यानी कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो भारत, पाकिस्तान और चीन तक फैली हुई है? तो ऑप्शन है अरावली, काराकोरम, नीलगिरी, सतपुड़ा। तो इसमें जो काराकोरम श्रेणी है वो जो है पाकिस्तान, भारत और चीन तक तीनों जो देशों में फैली हुई। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर रहेगा काराकोरम। अब इसके बारे में जान लेते हैं। काराकोरम एक विशाल पर्वत श्रृंखला है जिसका विस्तार पाकिस्तान, भारत और चीन में क्रमशः गिलगिट, बलूचिस्तान, लद्दाख और सिनयांग क्षेत्रों तक फैली हुई है। ये एशिया की विशाल पर्वतमालाओं में से एक है। यह ट्रांस हिमालय का भाग है। यह श्रेणी उत्तर में पामीर एवं दक्षिण में सिंधु तथा श्योक नदियों के बीच फैली हुई है। इस श्रेणी की सर्वोच्च चोटी गार्डविन आस्टिक, जिसको केटू है, जो कि भारत की सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 957, मराठा साम्राज्य के संस्थापक राजा शिवाजी को किस स्थान पर छत्रपति के खिताब से सम्मानित किया गया था? यानी किस स्थान पर छत्रपति के जो है खिताब से सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन ए है सतारा में, रायगढ़ में, पुणे में, गिंगी में। तो इसमें रायगढ़ में जो इनको छत्रपति शिवाजी के नाम से जो है संबोधित किया गया था। तो ऑप्शन जो बी हमारा आंसर रहेगा रायगढ़। छत्रपति शिवाजी भोसले 1630 से 1680 तक भारत के राजा एवं रणनीतिकार थे, जिन्होंने 1676 ईस्वी में पश्चिमी भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी। मराठा साम्राज्य की नींव रखने के लिए उन्होंने मुगल साम्राज्य के शासक औरंगजेब से संघर्ष किया। सन 1676 ईस्वी में शिवाजी का रायगढ़ में राज्याभिषेक हुआ तथा उन्हें छत्रपति की उपाधि से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 958, उस उपकरण का नाम बताइए जो एक चालक में संभावित अंतर बनाए रखने में मदद करता है। उस उपकरण का नाम बताइए जो एक चालक में संभावित अंतर बनाए रखने में मदद करता है। तो ऑप्शन ए है शक्ति मापने का यंत्र यानी डायनोमीटर, यूडियोमीटर, कैलिपर, बैटरी। तो इसमें बैटरी हमारा आंसर रहेगा डी। जो बैटरी जो है वो जो है चालक में संभावित अंतर बनाए रखने में मदद करता है। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर रहेगा बैटरी। बैटरी वह उपकरण है जो चालक के स्थिर विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 959, भारत सरकार द्वारा भारत की संसदीय प्रणाली किस राष्ट्र संविधान के आधार पर अपनाई गई? यानी भारत की संसदीय प्रणाली जो है वो किस देश के संविधान से ली गई है? देश के किस संविधान से ली गई है? यानी हम लोग क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि भारत सरकार द्वारा संसदीय प्रणाली किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाई गई है? तो ऑप्शन है हमारे पास में यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, आयरलैंड। तो ये जो है यूनाइटेड किंगडम से ली गई। तो ऑप्शन जो है ए हमारा आंसर रहेगा यूनाइटेड किंगडम से। इसकी बात करें, संसदीय प्रणाली भारत सरकार की एक प्रणाली है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 और 75 में केंद्र में संसदीय प्रणाली और अनुच्छेद 163 और 164 में संसदीय प्रणाली के बारे में है, यानी राज्यों के बारे में है। ध्यातव्य है कि संसदीय प्रणाली का प्रावधान यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 960, लोकतंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित अवधारणाओं में एक सही है जिसे लोकतंत्रों ने सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है। ऑप्शन ए है इसके लोगों के बीच संघर्ष, राजनीतिक असमानता का विचार, हाशिए के वर्ग के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है उस पर मतभेद, लोगों में आर्थिक असमानता। यानी लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित अवधारणाओं में से एक सही है जिसे लोकतंत्रों ने सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है। इसमें कौन सी है? राजनीतिक असमानता का विचार। ऑप्शन बी हमारा आंसर रहेगा राजनीतिक असमानता का विचार। जो है इसके बारे में करते हैं। राजनीतिक समानता का अभिप्राय है सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हों, जैसे मत देना,
शासन प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार। समाज में कोई ऐसी विशेष अधिकार युक्त नहीं होगा जिसका संपूर्ण शासन व्यवस्था पर अधिकार हो। इस प्रकार यह जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक समानता की प्राप्ति केवल लोकतंत्र में ही की जा सकती है। लोकतंत्र में राजनीतिक असमानता का विचार नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 961। या तो सतह या सतह के नीचे से पानी की छोटी मात्रा पौधे की जड़ों तक पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यानी या तो सतह या सतह के नीचे से पानी की छोटी मात्रा पौधों की जड़ों तक पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए है ड्रिप सिंचाई, यानी ड्रिप इरिगेशन, मैनुअल सिंचाई, पार्श्व सिंचाई, स्थानीय सिंचाई, तो इसको ड्रिप सिंचाई कहते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर रहेगा ड्रिप सिंचाई, यानी टपक सिंचाई भी इसको कहते हैं, या इसको बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 962। 5वीं शताब्दी ईस्वा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन किस धर्म का मूल ग्रंथ है। यानी पाली कैनन जो है किस धर्म का मूल ग्रंथ है जो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया है। तो ऑप्शन ए है ताओ धर्म का, पारसी धर्म का, जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का। जो पाली कैनन जो है वो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर रहेगा बौद्ध धर्म। इसको हम लोग क्या कहते हैं, त्रिपिटक भी कहते हैं, त्रिपिटक भी कहते हैं। इसे पाली की प्राकृत भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 963। लोक नृत्य घुमरा किस भारतीय राज्य से संबंधित है। घुमरा की बात हो रही है तो किससे संबंधित है। ऑप्शन ए झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, असम से, ओडिया से। तो घुमरा जो है ओडिशा से संबंधित है। ऑप्शन डी हमारा आंसर रहेगा घुमरा लोक नृत्य ओडिशा राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 964। बाराबत्ती किला, यानी बाराबत्ती किला भारत के किस राज्य में स्थित है। तो बाराबत्ती किला भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। तो बाराबत्ती जो किला जो उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा आंसर रहेगा उड़ीसा। इसके बारे में जान लेते हैं। बाराबत्ती किला ओडिशा राज्य में महानदी के किनारे बना हुआ है जो कि 9 मंजिला महल है। इस किले का निर्माण गंगवंश ने 14वीं शताब्दी में करवाया था। वर्तमान में इस किले के बगल में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बाराबती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 965। गति का कौन सा नियम कहता है कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर जोर लगाता है तो दूसरा पदार्थ तुरंत पहले पर वापस बल लगाता है। तो ऑप्शन ए है न्यूटन की गति का तीसरा नियम, स्टीफन का नियम, कुलम्ब का नियम, न्यूटन की गति का दूसरा नियम। तो इसका सही आंसर रहेगा न्यूटन की गति का तीसरा नियम जो है वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम से संबंधित है, जिसके अंदर कोई वस्तु जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर जोर लगाती है तो जो पहली वस्तु जो है जो दूसरे पदार्थ पर तुरंत वापस बल लगाती है, यानी इसको क्रिया प्रतिक्रिया का बल भी कहते हैं। जैसे कि अगर कोई बंदूक से गोली दागेगा तो बंदूक की गोली आगे जाएगी तो वो पीछे की ओर भी धक्का मारती है, यानी बंदूक की गोली पीछे की ओर भी धक्का मारती है। दूसरी चीज़, अगर आप नाव में बैठे हुए हैं और किनारे पर जब नाव आती है, जब आप नाव से उतरते हैं तो आप उतरते समय क्या करते हैं, आप आगे की तरफ उतर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, नाव आपको आगे धकेल रही है लेकिन आप नाव को पीछे भी धकेल रहे हैं। तो इसमें भी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं आराम से। बंदूक से गोली दागने के समय पीछे की ओर झटका लगना, ये इसके प्रमुख उदाहरण हैं। दोस्तों, अगर आपको इन क्वेश्चनों का PDF फॉर्मेट चाहिए और सभी आंसर लिखित में मिला हुआ हो वो चाहिए तो आप JBR क्लासेज जो व्हाट्सएप चैनल है और टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हम सभी क्वेश्चनों के जो है PDF फॉर्मेट हम आप वहाँ पे डाउनलोड जो है अपलोड कर देते हैं। अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको वहाँ मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो आप हमें इसके बारे में कमेंट्स करें, हम आपको जो है वहाँ पे अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 966। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है। जो रिपब्लिक पुस्तक है इसके लेखक कौन है। तो ऑप्शन ए अरुस्तु, इमानुएल कांट, प्लेटो और सुकरात। तो प्लेटो जो है रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है, प्लेटो है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा प्लेटो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 967। 2015 में निम्नलिखित में से कौन बैडमिंटन रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है। तो इस समय का करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप इसको 2024 या 25 भी यहाँ पे मान करके अभी में जो बैडमिंटन रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन है उसका आप नाम यहाँ पे याद कर सकते हैं। सभी खेलों में जो टॉप पे है उस खिलाड़ी का नाम हो सकता है वो भी एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो इसके बारे में ऑप्शन याद करें। 2015 में कौन थी। तो ऑप्शन ए PV सिंधु, ज्वाला गुट्टा, साइना नेहवाल, अश्विनी बोपन्ना। तो इसमें साइना नेहवाल जो है वो टॉप पे उसमें थी। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा साइना नेहवाल। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 968, जनवरी 2019 तक सार्क यानी सार्क के महासचिव कौन है? SAARC यानी जिसको दक्षेक भी हम लोग बोलते हैं, इसके जो महासचिव कौन है? जनवरी 2019 की बात हो रही थी, यानी उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो वर्तमान में आप याद कर सकते हैं कि वर्तमान में इसके महासचिव कौन है सार्क के। तो ऑप्शन ए है अब्दुल एहसन, के सिंह, अब्दुल हुसैन बी रियाल, अर्जुन बहादुर थापा। 2019 में सार्क के महासचिव कौन थे? तो उसमें अहमद हुसैन बी जो सियाल है वो उसमें सार्क के महासचिव थे। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर था। अभी की बात करें वर्तमान की, वैसे बात करें हम सार्क की, सार्क का प्रमुख जो कार्य है वो क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्क यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसको दक्षेक भी हम लोग बोलते हैं, की स्थापना 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को ढाका में हुई थी। 13वें सार्क शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान को 8वें सार्क सदस्य के रूप में मान्यता दी गई थी। ध्यातव्य है कि जनवरी 2019 तक सार्क के महासचिव पाकिस्तान के वरिष्ठ राजनीतिक अहमद हुसैन बी रियाल को 13वें महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया था। सार्क के 8 सदस्य देशों में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में स्थित है। और वर्तमान में सार्क के महासचिव जो हैं वो कौन है? एसाला रुआन वेराकून है। कौन से? एसाला रुआन वेराकून है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 969, किस संगठन को 3 बार नोबेल पुरस्कार यानी नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया? यानी किस संगठन को 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है? तो कौन सा है? तो ऑप्शन ए हमारे पास में संयुक्त राष्ट्र को, रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति को, विश्व बैंक को, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन को। इसको रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति को जो है 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर रहेगा, रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति को। इसको कब कब दिया गया था? 1917, 1944 और 1963 में यह दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 970, निम्नलिखित में से कौन सी नेपाल की सबसे लंबी नदी है? नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है इनमें से? तो ऑप्शन है हमारे पास में राप्ती, नारायणी, महाकाली, कर्णाली। तो नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी है। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर रहेगा, कर्णाली नदी है। बात करें नेपाल की, तो ये क्या नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली है। घाघरा नदी तथा कर्णाली नदी गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। ये नेपाल से होकर बहती हुई भारत के उत्तर प्रदेश या बिहार में प्रवाहित होती है। इस नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के पठार पर स्थित ताप चाचुंगो हिमनद से होता है। ये नदी पर्वतीय प्रदेश में कर्णाली और मैदानी प्रदेश में घाघरा कहलाती है। इसे सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 971, ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने करा था? जो ओरल पोलियो वैक्सीन है इसका आविष्कार किसने करा था? तो ऑप्शन है हमारे पास जोनास साल्क ने, जॉन नेस ने, लुई पास्चर ने, अल्बर्ट रोबिन ने। किसने करा था? अल्बर्ट सोबिन। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने करा था? तो ओरल पोलियो जो आविष्कार जो है अल्बर्ट सोबिन ने करा था। ऑप्शन डी हमारा आंसर रहेगा। वैसे बात करें इसकी, तो ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार जो है वो हिलरी कोप्रावस्की ने किया था, लेकिन जो कोप्रावस्की ने जीवित पोलियो विषाणु का प्रयोग कर पोलियो वैक्सीन को विकसित किया था, जिसे मनुष्य पर पहली बार 1950 में प्रयोग किया था। वैज्ञानिक अल्बर्ट सोबिन जो है को पहली बार अमेरिका में पोलियो वैक्सीन के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया था। किसको किया गया था? अल्बर्ट सोबिन को। तो इसलिए जो है पोलियो वैक्सीन, ओरल वैक्सीन का जो आविष्कार जो है वो अल्बर्ट सोबिन ने किया था। तो इसी को आंसर माना जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 972, 1993 में WTO यानी WTO कृषि समझौता किस राउंड में हस्तांतरित हुआ था? ऑप्शन है उरुग्वे राउंड में, वाशिंगटन राउंड में, पेरिस राउंड डिटल में और ब्राज़ील राउंड में। तो 1993 में WTO कृषि समझौता किस राउंड में हस्तांतरित हुआ था? तो ऑप्शन है उरुग्वे राउंड में। तो ऑप्शन हमारा आंसर रहेगा उरुग्वे राउंड। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर रहेगा, उरुग्वे राउंड में। बात करें उरुग्वे राउंड वर्ष 1986 से 1994 तक आयोजित किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप मार्के समझौता हुआ, जिससे द्वारा विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई। ध्यान है कि वर्ष 1993 में WTO कृषि समझौता भी उरुग्वे राउंड में स्थानांतरित हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 973, ड्रीजल खालिस्तान का उदाहरण है। ड्रीजल किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए है संघनन का, वाष्पीकरण का, अवक्षेपण का, निस्तारण का। तो ड्रीजल जो है अवक्षेपण का उदाहरण है। तो ऑप्शन सी आंसर रहेगा अवक्षेपण। ड्रीजल अवक्षेपण का उदाहरण है।
बूंदाबांदी एक हल्की वर्षा होती है जिसे तरल पानी की बूंदें आकार में सामान्य बारिश की पानी की बूंदों के आकार की तुलना में छोटी होती है। आमतौर पर इन बूंदों का व्यास 0.5 mm से भी कम होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 974, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक पदक जीते हैं? किसने जीते हैं? तो ऑप्शन ए है पाओ नुरमी ने, नादिया कोमांसी ने, माइकल फेल्प्स ने, मार्क स्पिट्ज ने। किसने? माइकल फेल्प्स ने जो है ऐसा कारनामा किया है कि ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक पदक जीते हो, तो माइकल फेल्प्स है, ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा। इसके बारे में जानकारी, माइकल फेल्प्स के अमेरिकी तैराक यानी स्विमर है, इनके नाम किसी भी एक ओलंपिक में सबसे अधिक स्वर्ण पदक यानी 8 जीतने का रिकॉर्ड रहा है। कुल मिलाकर फेल्प्स ने 28 स्वर्ण पदक जीते हैं। फेल्प्स लगातार 4 ओलंपिक खेलों 2004 से 2016 तक सर्वाधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 975, किस वर्ष माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का संरक्षण और कल्याण अधिनियम यानी मेंटेनेंस और वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट लागू हुआ था? किस वर्ष में ये हुआ था? तो ऑप्शन है 2010 में, 2005 में, 2007 में, 2004 में। तो सीनियर सिटीजन जो एक्ट जो है वो 2007 में लागू हुआ था, तो ऑप्शन सी होना आंसर रहेगा। यानी माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का संरक्षण एवं कल्याण अधिनियम 2007 भारत सरकार की वृद्ध व्यक्तियों एवं माता पिता के भरण पोषण एवं देखरेख का एक प्रभावी व्यवस्था है। इसका विधेयक सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा लाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 976, स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार जीतने वाले किस भारतीय को भारत का वाटरमैन कहा जाता है? ऑप्शन ए है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को, रजनीकांत अरोले को, वेदरत्न अप्पाकुड़ी को, डॉक्टर राजेंद्र सिंह को। तो स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार जीतने वाले किस भारतीय को भारत का वाटरमैन कहा जाता है? तो ऑप्शन है डी हमारा आंसर रहेगा, डॉक्टर राजेंद्र सिंह को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 977, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी सबसे अधिक वर्षों तक विश्व का नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी था? कौन था? ऑप्शन ए है पीट सम्प्रोस, रोजर फेडरर, इवान लेंडल, जिमी कनेक्टर्स। तो इसमें जो है रोजर फेडरर जो है वो सर्वाधिक वर्षों तक जो है विश्व का नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी रहा था, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर रहेगा, रोजर फेडरर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 978, बजट घाटा कब होता है? बजट घाटा कब होता है? तो ऑप्शन ए है सरकार के उपलब्ध राजस्व से कम खर्च पर, सरकार के उपलब्ध राजस्व के निर्धारित न्यूनतम की खर्च पर सॉरी। नेक्स्ट है सरकार के उपलब्ध राजस्व के बराबर खर्च पर, सरकार के उपलब्ध राजस्व से अधिक खर्च पर। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर रहेगा। बजट घाटा जो है सरकार के पास उपलब्ध राजस्व से अधिक खर्चा हो जाता है तो उसको बजट घाटा कहते हैं। इस स्थिति में सरकार जो है वो क्या करती है, लोन लेकर के यानी लोन लेकर के जो है इसकी पूर्ति करती है। मान लीजिए सरकार के पास में 100 रुपये का राजस्व है और सरकार ने जो है 110 रुपये का जो है खर्चा कर दिया इस एक वर्ष में, वित्तीय वर्ष में, तो 10 रुपये का सरकार को क्या होगा, बजट का घाटा हो जाएगा कि 10 रुपये उसको कम पड़ गए थे, जो खर्चा करना था उन्होंने अधिक खर्चा कर। तो अब क्या करेगी, 10 रुपये की पूर्ति करने के लिए बैंक जो है उधार लेगी, इसी को जो है बजट घाटा कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 979, नट यानी तनी रस्सी पर चलने वाला व्यक्ति भौतिकी के किस नियम का पालन करता है? ऑप्शन ए है स्टीफन का नियम, न्यूटन के गति का नियम, हुक का नियम और कुलम्ब का नियम। किस नियम का जो पालन करता है? तो वह जो न्यूटन के गति का नियम पालन करता है। ऑप्शन बी हमारा आंसर रहेगा, न्यूटन के गति के नियम का पालन करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 980, 2016 में पहला AIBA लीजेंड अवार्ड किस भारतीय खिलाड़ी को मिला है? AIBA लीजेंड अवार्ड जो है किस भारतीय को मिला है? तो ऑप्शन है सानिया मिर्जा, सचिन तेंदुलकर, MC मैरी कॉम, PV सिद्धू। तो MC मैरी कॉम को ये अवार्ड मिला है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा, MC मैरी कॉम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 981, भारत के किस वर्तमान राज्य में आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था? तो आदि शंकराचार्य का जन्म जो है वर्तमान के किस राज्य में, भारत के वर्तमान में किस राज्य में हुआ था? तो ऑप्शन है तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र। तो आदि शंकराचार्य जी का जन्म जो है वो भारत के केरल राज्य में हुआ था। ऑप्शन बी हमारा आंसर रहेगा, केरल राज्य में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 982, नवलखा प्लेस भारत के किस राज्य में स्थित एक धरोहर स्थल है? यानी नवलखा प्लेस भारत के किस राज्य में स्थित एक धरोहर प्लेस है? तो ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो ये ऑप्शन हमारा आंसर रहेगा बिहार में। नवलखा प्लेस जो है भारत के बिहार राज्य में स्थित एक धरोहर स्थल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 983,
पश्चिमी बंगाल में गरिया का युद्ध कब लड़ा गया था, यानी गरिया का युद्ध जो है वो कब लड़ा गया था? ऑप्शन ए है 1754 में, 1740 में, 1711 में, 1723 में। तो 1700 गरिया का युद्ध जो 1740 ईस्वी में लड़ा गया था। 1740 में बंगाल के नवाब कौन थे? अलीवर्दी खां और उनके प्रतिद्वंदी कौन थे? सरफराज खान के बीच में यह युद्ध हुआ था, जिसमें सरफराज खान की पराजय हुई थी और नवाब अलीवर्दी खां की विजय हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 984। भूमि से समुद्र की ओर बहने वाली हवा को विशेषकर रात में आप क्या कहते हैं? यानी भूमि से समुद्र की ओर, यानी क्या होती है? ये आपका समुद्र है और ये आपका स्थल है। तो रात में जो इधर से स्थल से समुद्र की ओर जो हवा बहती है उस हवा को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है जल समीर, स्थल समीर, समुद्री समीर, ज्वारीय समीर। इस समीर को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको स्थल समीर के नाम से जाना जाता है। जब कोई हवा समुद्र से स्थल की ओर आती है, यानी क्या समुद्र से स्थल की ओर आता है, तो उसको जलीय समीर कहते हैं। क्या कहते हैं? जल समीर या समुद्री समीर कहते हैं। और जब स्थल से जाते हैं तो स्थल समीर कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 985। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कब अपनाया? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कब अपनाया गया था? तो ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 अगस्त 1950 को। तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो है वो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 986। पुस्तक लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए हमारे पास श्री अरबिंदो, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। जो है लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसमें श्री अरबिंदो जो है लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर रहेगा श्री अरबिंदो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 987। भारत में दहेज निषेध अधिनियम कब पारित किया गया था? यानी दहेज निषेध अधिनियम भारत में कब पारित किया गया था? तो ऑप्शन है 1961 में, 1966 में, 1945 में, 1950 में। तो दहेज निषेध अधिनियम जो भारत में 1961 में जो है पारित करा गया था। तो ऑप्शन है हमारा आंसर रहेगा दहेज निषेध अधिनियम 1961। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 988। सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार के गठन की घोषणा करी थी? यानी सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष में स्वतंत्र भारत की अंतिम जो है सरकार के गठन की जो है घोषणा करी थी? तो ऑप्शन ए है हमारा 1941 में, 1943 में, 1942 में, 1945 में। तो 1943 में इन्होंने ऐसा करा था। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर रहेगा 1943। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 989। संसाधन वे है जिनकी मात्रा ज्ञात है। संसाधन वे है जिनकी मात्रा ज्ञात है। ऑप्शन ए है गैर नवीनीकरण, संभावित, मूल और वास्तविक। तो कौन से इनमें से जो है जिनकी मात्रा ज्ञात है वे संसाधन है? तो मूल जो है संसाधन वे है, मूल संसाधन वे हैं जिनकी मात्रा ज्ञात है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा मूल संसाधन वे जिनकी मात्रा ज्ञात होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 990। सरकार का संघीय रूप किस देश के संविधान के आधार पर अपनाया गया था? यानी सरकार का संघीय रूप किस देश के संविधान के आधार पर अपनाया गया था? तो ऑप्शन ए है रूस का, आयरलैंड का, संयुक्त राज्य अमेरिका का, यूनाइटेड किंगडम का। तो संघीय आकार जो सरकार का वो किस देश के संविधान से अपनाया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 991। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने गन्ना और दलहन के एमएसपी की शिकायत किस संगठन से करी थी? यानी अमेरिका और यूरोपीय संघ ने गन्ना और दलहन के एमएसपी की शिकायत किस संगठन से करी थी? तो ऑप्शन है हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से, संयुक्त राष्ट्र से, विश्व व्यापार संगठन से, विश्व बैंक से। तो इन्होंने जो ऐसा विश्व व्यापार संगठन से करी थी। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा विश्व व्यापार संगठन से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 992। किस रासायनिक यौगिक के कारण मिर्च का स्वाद तीखा या मसालेदार होता है? मिर्च का स्वाद जो है तीखा या मसालेदार किस रासायनिक यौगिक के कारण से होता है? तो ऑप्शन है सेरियम सल्फेट के कारण, सेरियम हाइड्रोक्साइड के कारण से, कैप्सेइन के कारण से और एलिसिन के कारण से। तो ऐसा जो है ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा कैप्सेइन के कारण से जो है मिर्च का स्वाद जो है तीखा और मसालेदार होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 993। 1987 ईस्वी में विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई कौन थे? 1987 की बात हो रही है, तो उसमें ऐसा करने वाले कौन थे? तो ऑप्शन ए है निहाल सरीन, विश्वनाथ आनंद,
MS तेज कुमार, आर्यन चोपड़ा। तो इसे विश्वनाथ आनंद थे। ऑप्शन बी हमारा आंसर रहेगा विश्वनाथ आनंद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 994। खालिस्तान अंततोगत्वा देश की विकास दर को तय करता है, यानी अंततोगत्वा देश की विकास दर को तय करता है कौन है? तो ऑप्शन ए है जनसंख्या की साक्षरता, जनसंख्या की गुणवत्ता, जनसंख्या की मात्रा, जनसंख्या की जीवन प्रत्याशा। यानी अंततोगत्वा देश की विकास दर को तय करता है कौन करता है? तो जनसंख्या की गुणवत्ता इसमें जो है विकास दर को क्या करता है? प्रभावित करता है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर रहेगा जनसंख्या की गुणवत्ता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 995। 33वें सूरजकुंड मेला 2019 के लिए थीम राज्य कौन सा था? 2019 की उस समय करंट अफेयर का क्वेश्चन था, तो उस समय की बात हो रही थी। तो ऑप्शन है बिहार, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र। तो इसमें जो गुजरात राज्य जो था वो थीम राज्य था। और इसकी बात करें 33वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला 2019 का थीम राज्य क्या था? महाराष्ट्र तथा साझेदार देश थाईलैंड था। सॉरी, इसमें जो है हमारा आंसर गलत हो जाएगा। उसमें कौन सा था? महाराष्ट्र था। ऑप्शन डी हमारा आंसर रहेगा। थीम राज्य कौन सा? महाराष्ट्र था। थीम राज्य कौन सा था? महाराष्ट्र था। साझेदार देश थाईलैंड था। तो ऑप्शन हमारा जो डी आंसर रहेगा महाराष्ट्र तथा साझेदार देश थाईलैंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 996। घनी वनस्पति, भारी वर्षा और त्वरित पुनरुद्भव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है? ऑप्शन ए है बागवानी, भ्रमणशील, निर्वाह, स्थानांतरित। तो कौन सी क्या है? स्थानांतरित कृषि की जाती है। ऑप्शन डी हमारा आंसर रहेगा स्थानांतरित कृषि की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 997। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? नहीं, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? तो ऑप्शन ए है 2010 में, 2002 में, 2007 में, 2005 में। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है 2005 में शुरू किया गया था। ऑप्शन डी हमारा आंसर रहेगा 2005। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की जो बात करें हम लोग, तो ये जो है 12 अप्रैल 2005 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी विशेष रूप से कमजोर समूह को सुलभ, सस्ती और गुणवत्ता युक्त जो स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 998। 2018 में किस संगीत उस्ताद को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? 2018 में जो है किस संगीत उस्ताद को सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन है AR रहमान को, हरिप्रसाद चौरसिया, शिव कुमार शर्मा, इलिया राजा को। तो किसको दिया गया था? इलिया राजा। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर रहेगा इलिया राजा को जो है 2018 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 999। दिए गए विकल्पों में से वृक्ष यानी अर्बरियल जानवर की पहचान करें, यानी वृक्षीय जानवर की पहचान करें। तो कौन सा है? तो ऑप्शन ए है जलहस्ती, बंदर, जिराफ, गेंडा, जिसको हम लोग राइनो भी कहते हैं। तो इसमें बंदर जो है ये जो है वृक्षीय जानवर है, तो बंदर। ऑप्शन बी हमारा आंसर रहेगा, जो कि वृक्षों पर रहता है। अर्बरियल जानवरों की बात करें तो अर्बरियल जानवरों के समूह या प्रकार को संदर्भित करता है जो अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा पेड़ों पर बिताते हैं। इसमें बंदर, कोवाला, पोसम, स्लोथ आदि जैसे जानवर शामिल है। ऐसी हजारों प्रजातियां हैं जिन्होंने अर्बरियल जीवन शैली को अपनाया है। वे पेड़ों की छत्र छाया में खाते पीते, सोते, पनपते, प्रजनन करते और जीवित रहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1000। निम्नलिखित में से किस देश में 2017 की स्थिति अनुसार सबसे अधिक आयु वाले लोग हैं? किस देश में ऐसा हुआ? तो ऑप्शन ए है जर्मनी, बी है इटली, सी है जापान और डी है पुर्तगाल। तो जो इसमें जो ऑप्शन सी रहेगा जापान। ऑप्शन सी है जापान में, जो कि सर्वाधिक लंबी आयु के लोग हैं। 2017 की बात हो रही है। 2017 की जनगणना के अनुसार जापान की जनसंख्या 12 करोड़ 80 लाख थी, लेकिन इस शताब्दी के आखिरी तक ये घटकर 5 करोड़ 30 लाख तक होने का अनुमान लगाया जा रहा है। जनसंख्या के हिसाब से जापान दुनिया का सबसे बुजुर्ग देश है और 100 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों की दर भी सबसे ज़्यादा जापान में ही है। तो दोस्तों, अगर आपको इन क्वेश्चनों का, इन सभी चैप्टरों का अगर PDF फॉर्मेट चाहिए तो आप JBR क्लासेज जो व्हाट्सएप चैनल और JBR क्लासेज टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, और मैं जो है चैनल के उसमें भी लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन करके ले सकते हैं। ज्वाइन करके वहाँ से
डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से इन पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि किसी की हेल्प हो सके और हमारा मनोबल उच्च हो सके। साथ ही आपसे अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने जेबीआर क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।